आचार्य जी नमस्कार। आपने हमें समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल निजी है। मैं वीगन सेमिनार करता हूँ जहाँ मैं लोगों को पूरे दिन बताता हूँ कि वीगनिज़म क्यों और उसके उसके फ़ायदे क्या हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, क्रुएल्टी इम्पैक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट, तो ये सब बताता हूँ। तो ऐसे एक सेमिनार में मेरे बच्चे भी आए थे जो 20-21 साल के हैं। सो नॉन वेज थे, तो वो सेमिनार के बाद वो वेज हो गए और आज भी अभी उस बात को 2 साल हो गए वो वेज पे ही अटके हैं। तो मुझे हमेशा एक ऐसा लगता है कि शुड आई पुश देम, क्या मैं उनको बोलूं कि नहीं वीगनिज्म की ओर शिफ्ट करो, क्या मुझे प्रेशर डालना चाहिए? और मेरा एक हिस्सा कहता है कि ये जो है ये दिल की बात है, जब उनका दिल तैयार होगा, जब वो मानेंगे तब वो शिफ्ट होंगे और वो परमानेंट होगा। आज मैं एक पेरेंट के तौर पे प्रेशर डालूंगा तो वो कहीं रिबेल ना कर जाए। सो क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है कि हर इंसान को अपने दिल पर ही चलना चाहिए, दबाव पर नहीं। लेकिन ये दिल चीज़ क्या है? मन तो 2 चीज़ों पर चलता है। एक जो उसकी मूल वृत्ति होती है, डीप अंडरलाइंग टेंडेंसी, और एक जो उसमें सूचनाएं आती हैं जिसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं। इन्हीं 2 चीज़ों को अगर मिला दो तो हम कहेंगे मन बन गया। ठीक है। जो हमारी जो मूल वृत्तियाँ होती हैं, जो सब में होती हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, भारत का हो, यूरोप का हो, कोई भी हो, मूल वृत्ति होती है लालच की, सुविधा की, आराम की, है ना, मौज मज़े मिल जाएं। फिर उसी से संबंधित ये सब भी आ जाता है, कभी गुस्सा आ गया, कभी डर लग गया, ये सब मूल वृत्तियाँ होती हैं हमारी। और इन्हीं मूल वृत्तियों के ऊपर मन में डाला जाता है। जैसे समझ लीजिए कि ये है, इसको आप मन कहेंगे तो ये क्या है? ये मूल वृत्ति का ढांचा है। ठीक है ना, ये मन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मूल वृत्ति है। और इसमें क्या भरा जाता है? जो हमें दुनिया भर से सूचनाएं मिल रही हैं। अगर वो जो दुनिया भर से मिल रहा है वो सही है तो उसको हम बोल देते हैं वो ज्ञान है। हम उसे बोल देते हैं वो ज्ञान है, अगर सही चीज़ मिल रही है तो। और ये कुल मिला जुला के मन है। तो मन में ये जो चीज़ है ये तो होती है हार्ड, ठोस, ये तो आसानी से बदलती नहीं वृत्ति। ये जो चीज़ है भीतर तरल, ये आसानी से बदल सकती है। ये क्या है भीतर? पानी है। हाँ, पानी है। इसको हम कह रहे हैं किसका प्रतीक? ज्ञान का। जो हमें बताया गया, जो हमें बताया गया वो मन में भरा रहता है। ये बदल सकता है, ये डाला जा सकता है, उड़ेला जा सकता है। और एक अभिभावक, पिता होने के नाते यही फर्ज भी है आपका कि सही चीज़ उनके भीतर डालें। अगर आप ये प्रतीक्षा करते रहेंगे कि उनके दिल में आएगी, तो दिल में कैसे आएगी? आप डालोगे तब आएगी ना। और आप नहीं डालोगे तो खाली रहेगा क्या? ये प्याला है, इसको ही अगर हम यहाँ छोड़ दें ऐसे तो भरता तो रहेगा ही ना। आप साल भर बाद आएँ तो इसमें यहाँ चारों तरफ गंदगी भरी होगी, कुछ और भरा होगा। दुनिया तो नहीं बख्श देती, दुनिया तो इसमें तमाम तरह के प्रभाव डालती ही रहेगी। वही मन बन जाते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल सद्भावना की बात है आपकी कि आप प्रेशर नहीं डालना चाहते। सुंदर बात है कि आप कह रहे हैं बच्चे स्वयं सीखें, अपने दिल पर चलें। लेकिन दिल जैसी चीज़ क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दिल करते करते या फ्रीडम, आज़ादी की बातें करते करते हम समझ ही नहीं पाएंगे कि गुलामी तो हमारे ढांचे में ही जैसे इनबिल्ट है। जो हमारा ढांचा ही है ना, उसमें भीतर एक व्यवस्था गुलामी की पूर्व निर्मित है, रेडीमेड है, इनबिल्ट है। उसको हटाने के लिए उसमें ज्ञान डालना पड़ता है। आप ज्ञान नहीं डालोगे तो मन कैसे बनेगा? मन फिर वही कुप्रभावों का एक बस पिंड जैसा हो जाएगा मन। तो उनको आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। बच्चों को सही सूचना देनी पड़ेगी ताकि वो निर्णय कर पाए। ये जो मैंने कुल इतनी लंबी चौड़ी बात बोल दी, मुझे लग रहा है ज़्यादा गंभीर शुरुआत हो गई चर्चा की। ये जो कुल बात है उसका आशय ये है कि दिल कोई आंतरिक चीज़ नहीं होती है, दिल का भी निर्माण करना पड़ता है। और माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के दिल का निर्माण करें। हम अगर सोचें कि दिल यहाँ है, नहीं, दिल यहाँ नहीं होता। हमारा जो दिल होता है, जिसको आप मन कहेंगे, मन, वो कुछ भीतर नहीं होता, वो बाहर से भीतर जाता है। ठीक जैसे इसमें ये जो पदार्थ है, मसाला है, ये बाहर से भीतर आता है। तो बनाना पड़ेगा आपका मन उनको, वही आपका फ़र्ज़ है, उनका मन आप बनाएं। उसके लिए आपको ज्ञान देना पड़ेगा। तो क्या ज्ञान देना पड़ेगा? आपने कहा शाकाहारी वो पहले ही हो गए हैं,
जो व्यक्ति शाकाहारी हो गया है वो अब पशुओं के प्रति मैत्री रखता है ना, वो ये नहीं चाहेगा कि जानवरों को नुकसान पहुंचे और ये सब हो। आप जब उनसे कहोगे कि बेटा आपको बहुत अच्छी बात है गाय से, गाय के बछड़े से, बछिया से आपको इनसे लगाव हो गया, आप नहीं चाहते चिकन कटे, आप मुर्गे की जान या बकरे को कटते हुए नहीं देखना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो दूध पी रहे हो या ये सब कर रहे हो उसमें और जानवरों के वध में, एनिमल स्लॉटर में सीधा सीधा रिश्ता है। तो अब बताओ क्या करोगे फिर? अब उनको ये ज्ञान अभी है ही नहीं शायद। हम में से बहुत लोग शाकाहारी हैं और भारत में शाकाहार का मतलब ही होता है दुग्ध शाकाहार। हम सब लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं कि शाकाहारी भी हैं और साथ में लैक्टोज माने दूध का भोग भी चल रहा है लगातार। मैं भी था 10 साल पहले तक, क्योंकि ये किसी ने संवेदना जागृत ही नहीं करी थी कि भाई दूध और मांस का रिश्ता बहुत निकट का है, चोली दामन का साथ है इनका। जहाँ दूध है वहाँ मांस है, वो बस दिखाई नहीं देता क्योंकि आपके सामने ऐसा होता है कि गाय का दूध ही आपके सामने ला दिया गया, और इतना आप विचार करना नहीं चाहते हो कि वो जो गाय है जो दूध दे रही है वो दूध किस प्रक्रिया से आ रहा है, और गाय जब दूध नहीं देती है उसके बाद उसका क्या होता है। इतनी गायें हैं भारत में, सभी दूध पीते हैं, वो गाय भैंस जाती कहाँ है, इतना हम विचार करना नहीं चाहते, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, कौन इतना सोचे। तो ये आपको उनको ज्ञान देना पड़ेगा, और जब आप ये ज्ञान दोगे तब उनका दिल इस काबिल हो पाएगा कि दिल सही चुनाव कर पाए। नहीं तो ऐसे फिल्मी गानों वाला जैसे दिल हो जाता है कि दिल 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 कर रहे हैं और वो दिल अपना है ही नहीं। वो दिल जो है वो पूरे तरीके से बाहरी प्रभावों से निर्मित है। मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इस बात का आई एग्री कि मेरे बच्चे भी मेरे ख्याल से वहाँ आके खड़े हो गए हैं जहाँ बहुत सारे शाकाहारी खड़े हैं, ये कहते हुए कि हमने इतना तो कर दिया ना, और ये बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली ये भी मुझे आपसे पूछना ही था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ खड़े हो जाते हैं कि चलो हम शाकाहारी हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यही 90% अच्छा है, और अगर बदलना भी है तो पहले उनको बदल लो, पहले उनको कर लो, फिर वो हो जाए तो फिर हम पे आ जाना। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे भी आज वहीं खड़े हो गए हैं। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को सर्वप्रथम तो बिना किसी भी तरह के द्वेष के, दुर्भावना के, सबसे पहले तो उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। ठीक है, हमें देखिए मानना पड़ेगा कि अगर कोई मांस ही खाता रहता था और वहाँ से उठ करके वो शाक तरकारी पर आ गया है तो ये प्रगति ही, प्रोग्रेस ही है ये। कई बार ऐसा होता है कि जो वीगन समुदाय है उसमें भावना आ जाती है कि अगर आप मांसाहारी हो और अगर आप शाकाहारी हो तो आप एक ही बराबर हो अगर आप वीगन नहीं हो, है ना। रहती है ना ये वीगन कम्युनिटी के लोग बहुत मिलते रहते हैं, उनका ऐसा ही सा रहता है कि मांस खाने वाले में और शाकाहारी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। भारत जैसे देश में सिर्फ दिवा स्वप्न लेने से, विशफुल थिंकिंग से काम नहीं चल जाएगा कि हम कह दें कि साहब आप कल तक तो मटन बिरयानी खाते थे और आज आप वीगन बन जाइए। नहीं, जो प्रगति होगी इसमें तुलनात्मक तौर से ही होगी। सीढ़ियाँ एक एक करके ही चढ़नी पड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ जो ये सीढ़ी चढ़ रहा हो कि उसने मांस छोड़ा है और फूल पत्ती शाक पर आ गया है पर अभी दूध खीर खाता रहता है, मैं समझता हूँ कि उसको हतोत्साहित करने की जगह उसको प्रेरित करा जाना चाहिए। और कुछ समय तक देखिए वो वहाँ पर रहेगा। अभी उसको 1 आध साल का मौका देना पड़ेगा जहाँ पर वो सबसे पहले तो शाकाहार के साथ ही समायोजित हो सके, क्योंकि मांसाहारी को भी तलब उठती है, वो भी एक नशे जैसा होता है, जैसे सिगरेट वगैरह का होता है ना। उसको भी लगता है कि चबाने को मिले, वही जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारी, वो चाहती है कि वो मांस चबाने को मिले। तो 1 आध साल 2 साल पहले फूल पत्ती सब्ज़ी फल इनके साथ अपना ज़रा समीकरण बैठा ले, फिर उससे कुछ सवाल करने पड़ेंगे जो उसको ले जाएंगे, कह लीजिए उत्कृष्टता, एक्सेलेंस की ओर। उससे कहना पड़ेगा कि अभी तक तुमने सिर्फ पासिंग मार्क्स अर्जित करें, जो कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि साहब पहले तो आप फेल हो रहे थे। फेल होता इंसान अगर पासिंग मार्क्स अर्जित करने लग जाए, 50-60% उसके आने लग गए, तो मैं नहीं समझता कि हमें उसे ताने मारने चाहिए, है ना। तो पहले तो आप उसको थोड़ा प्रेरित करें, फिर कहीं देखो तुम्हारे 50-60% तो आ गए हैं, क्या हम 80-90% की कोशिश कर सकते हैं। और वहाँ पर फिर ज्ञान ज़रूरी है, वहाँ पर उसको प्रोत्साहित करना ज़रूरी है,
और वहाँ पर मैं समझता हूँ उसको वो हकीकत दिखानी ज़रूरी है। जो हमारे कत्ल घरों, स्लॉटर हाउसेस में चल रही है, जो पशुओं के साथ बर्ताव हो रहा है, लोगों को तो मूलभूत बातें नहीं पता। लोग कहते हैं मुर्गा नहीं खाएंगे, दुनिया भर मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। उनको ही पता ही नहीं है कि ये सब कुछ इंडस्ट्रियल है। उनको पता ही नहीं है कि 99% मांस जो आप खा रहे हैं भारत तक में, वो कोई प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ पशु नहीं है। उसको ज़बरदस्ती पैदा किया गया है, एक फैक्ट्री में पैदा करा गया है उसको। ये इतनी सी बात नहीं पता है लोगों को। कोई आकर के ज्ञान देने लगता है कि देखो साहब, फूड चेन भी कोई चीज़ होती है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लोग इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, इतने अज्ञानी हैं, उनको अपने भोजन के बारे में ही मूल तथ्य नहीं पता है। तो ये सब जो बातें हैं बतानी होंगी, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, पब्लिसिटी का इसमें बड़ा योगदान है। और वो चीज़ जब तक लोगों के सामने नहीं आएगी, उनको कैसे एक इंसेंटिव मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी कि अब आपको दूध भी त्यागना चाहिए। ये हमारी ज़बान पे रच बस गया है ना दूध, हमारी संस्कृति में शामिल है, हमारे मिथकों का हिस्सा है, वो हमारे त्योहारों का हिस्सा है, हमारे रिश्तों का हिस्सा है। तो दूध का त्याग इतना आसान नहीं होगा जब तक आप लोगों के सामने सारे तथ्य, सारी हकीकत नहीं रखेंगे। और साथ ही मैं कहूँगा कि कृपा करके जितने भी वीगन लोग इसको सुन रहे हो, कृपा करके शाकाहारियों और मांसाहारियों को एक ही श्रेणी में रखना छोड़ें, क्योंकि वो एक ही श्रेणी के नहीं हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ कि जो शाकाहारी है लेकिन दूध ले रहा है, वो पशुओं की हत्या में सहभागी हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जानते हुए भी कह रहा हूँ कि जिसने थोड़ी भी प्रगति करी है, उसको आपके व्यंग और ताने नहीं चाहिए, उसको आपका सहयोग चाहिए। उसको थोड़ा सा आप प्रेरित करें, उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करें और कहें कि अब और भी आगे कुछ करके दिखाओ। टोटली एग्री। सो मेरा अगला सवाल, वैसे मैं नास्तिक हूँ, पर मुझे इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी काफ़ी अच्छे से पता है। सो मैं यहाँ से बहुत सारी बातें लाता हूँ लोगों को पूछने के लिए, बताने के लिए कि देखो हमारी सभ्यता में, हमारे ग्रंथों में कितनी अच्छे से अहिंसा के बारे में लिखा है, कितने अच्छे से कंपैशन के बारे में लिखा है। तो जब हम लोगों को ये सब बताते हैं तो सामने से कभी कभार ये आता है कि हमारे उन्हीं पुराणों में तो पशु बलि भी है, अश्वमेध यज्ञ भी है। तो वहाँ मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, क्योंकि लोग सिलेक्टिवली चूज करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप अहिंसा का नाम भी लेते हैं तो आप नास्तिक नहीं रह गए, आप आस्तिक हैं। ठीक है, आप नास्तिक हैं नहीं। जो व्यक्ति अहिंसा शब्द का वजन जानता हो, महत्व जानता हो, वो नास्तिक कैसे रह गया? नास्तिक माने वो थोड़ी है जो किसी भगवान या ईश्वर में विश्वास करता है। जो अहिंसक है वो आस्तिक है, जो अहिंसक है वो आस्तिक है। और जो भगवान, ईश्वर, देवी देवता किसी में भी विश्वास करता हो लेकिन हिंसक है, वो नास्तिक है। ठीक है, तो शास्त्रीय दृष्टि से भी देखिएगा तो आस्तिक मालूम है किसको कहा गया है? जो किसी में आस्था रखता हो। किस में? कुछ अच्छाई में ही। कौन सी अच्छाई में? जनरली लोगों का ऐसा मानना है कि जो भगवान की बात करते हैं। नहीं, भगवान से कोई अर्थ नहीं है, ये भी एक बस भ्रांति है। आस्तिक वो है जो वेद में आस्था रखता हो, और वेद का शब्द का अर्थ है बोध, जानना। जानना माने चेतना। जो चेतना की ऊंचाई में विश्वास रखता हो वो आस्तिक है। किसी देवी देवता, भगवान आदि को मानने की ज़रूरत नहीं है आस्तिक होने के लिए। और आप देवी देवता, मंदिर, भगवान में खूब पूजा, आस्था, अर्चना करते हैं, लेकिन चेतना की शुद्धता से आपका कोई लेना देना नहीं, मन को आप उठाना नहीं चाहते, जीवन को ऊंचाई नहीं देना चाहते, तो आप घोर नास्तिक हैं। सारी समस्या ये है कि हम जानते नहीं धर्म क्या है, और नतीजा ये होता है कि बहुत सारे अच्छे लोग चूँकि धर्म का सिर्फ विकृत रूप जानते हैं तो कह देते हैं साहब ऐसा धर्म हमको चाहिए नहीं, हमें नास्तिक होना ज़्यादा पसंद है।
भारत में बहुत सारे, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे नास्तिक हैं जो वास्तव में आस्तिक हैं, लेकिन चूंकि उनको पता ही नहीं है कि वो आस्तिक हैं, तो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो नास्तिक हैं। और बराबर की बात यह है कि अधिकांश लोग जो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं वो कहीं से आस्तिक नहीं है, मैं कह रहा हूं घोर नास्तिक हैं वो। तो आप अगर वाकई अहिंसा को महत्व और सम्मान देते हैं तो आप आस्तिक ही हैं। अस्ति से आता है, अस्ति किसको कहा जा रहा है कि अस्ति, अस्ति माने है, नास्तिकता आस्तिकता इनके केंद्र में है अस्ति शब्द। किसको कहा जा रहा है कि है जो कहे कि सत्य है, माने हम जहां है उससे ऊपर भी कुछ होता है, मेरा जैसा मन है, मेरा जैसा जीवन है, इससे बेहतर भी कोई संभावना है, वो आस्तिक है। मैं आपसे पूछूं, क्या आप बेहतर हो सकते हैं? कुछ संभावना है? बहुत। आपने कहा अस्ति, है ना, आपने कहा बहुत है, आपने अभी भी क्या कहा? अस्ति है, तो आप आस्तिक हैं। और मुझसे पूछें आप कि भाई तुम जैसे हो, तुम्हें जिंदगी ऐसी बितानी है, बेहतर होना है, मैं कहूं बेहतर होना ही नहीं, मैं जैसा हूं इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। न अस्ति, कोई संभावना न अस्ति, नहीं है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें नास्तिक हुआ। ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा, ठीक है। अब मैं इसीलिए बोला करता हूं कि ये जो वीगनिज्म है, जिसको मैं शुद्ध शाकाहार बोलता हूं, जिसके लिए और भी हिंदी में शब्द अभी अभी आविष्कृत किए गए हैं, ये वास्तव में गहराई पकड़ेगा और गति पकड़ेगा अध्यात्म के ही बल से। क्योंकि इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतनी मैत्री, इतनी अहिंसा, देखिए साहब, सिर्फ अध्यात्म से ही आ सकती है, किसी विचारधारा से नहीं आ सकती। आप कहें कि नहीं नहीं मुझे शास्त्रों से कोई मतलब नहीं, मैं कुछ समझना नहीं चाहता, बोध से, चेतना से, ध्यान से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मुझे तो जानवर अच्छे लगते हैं, मुझे तो पपी क्यूट लगता है, मैं इसलिए वीगन हूँ। मैं क्यों वीगन हूँ? क्योंकि मुझे पपी क्यूट लगता है। ये वीगनिज्म बहुत दूर तक नहीं जाएगा, कि इसमें कोई गहराई नहीं है, इसमें बात बनने नहीं वाली। और अगली बात, कोई वीगनिज्म अपने आप में आखिरी चीज़ थोड़ी होती है। बिल्कुल हो सकता है कि आप चमड़े की बेल्ट ना पहनते हो, चमड़े के जूते ना पहनते हो, आप पशुओं का मांस ना खाते हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा जीवन बिल्कुल जी सकते हैं जो पशुओं के लिए, सबके लिए, इंसानों के लिए, सब प्रजातियों के लिए बेहद घातक हो। तो कोई वीगन होना आखिरी बात हो गई? एक वीगन व्यक्ति भी महादुर्गुणी हो सकता है, महापतित हो सकता है। भाई मैं वीगन हूं, लेकिन मुझे इस तरह का टूरिज्म करना बहुत पसंद है जिसमें जंगल काटे जाते हैं, जिसमें पहाड़ों पे चढ़ करके जो वर्जिन माउंटेन्स और वर्जिन फॉरेस्ट्स हैं वहाँ भीतर घुस घुस के किया जाता है। अब जहाँ तुम घुस रहे हो वहाँ पे जानवरों का बसेरा हुआ करता था, और वहाँ पे जा करके तुमने क्या करा? तुमने उनका घर काट दिया, घर काट दिया, उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, और तुम्हें अभी एक गर्व, घमंड भी रह गया कि मैं तो वीगन हूँ। तो ये कौन सा वीगनिज्म है? तो वीगनिज्म अपने आप में कोई आखिरी बात नहीं होती है। अहिंसा फिर भी हम कह सकते हैं कि आखिरी बात है, या आखिरी बात के बहुत निकट है अहिंसा। जो आखिरी बात है वो मुक्ति है, और मुक्ति के बहुत निकट है अहिंसा। वीगनिज्म तो बीच का एक एक एक, एक पड़ाव जैसा है, एक माइलस्टोन जैसा है। तो जो उस आखिरी चीज की ओर चल गया वो इस पड़ाव से गुजर जाएगा जरूर, समझ रहे? तो लोगों को अध्यात्म की ओर लाना है। वीगन वो अपने आप हो जाएंगे, वीगन तो अपने आप हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति अहिंसा को ही पकड़ ले, वीगनिज्म उसके लिए, उसे शब्द भी मत बताइए आप भी। मैं कह रहा हूं, ना उसको ये बताइए कि तुमको आस्तिक होना है, ना उसको ये बताइए कि तुम्हारे भीतर मैत्री और प्रेम होना चाहिए, ना उसको ये बताइए कि वीगनिज्म जैसा कुछ होता है। कुछ मत बताइए, उसे बस अहिंसा समझा दीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे पेड़ की जड़ें अगर गहरी हैं तो एक एक फूल आपको थोड़ी पॉलिश करना पड़ेगा, सुंदर खिलेगा, चमकता हुआ अपने आप खिलेगा। ये सब तमाम, ये सब ना, ये सब सुंदर सुंदर फूल हैं अध्यात्म के वृक्ष के। अहिंसा, मैत्री, प्रेम, बोध। आचार्य जी बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के आपको, थैंक यू। ये आपने जो बताया ना, इसी के आसपास
मिनिमलिज्म, ये भी एक फ़िलॉसफी, एक थियरी है। एंटी नेटलिज्म, ये भी एक थियरी है। और ये एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट, तो ये चारों फिलॉसफी मेरे ख्याल से बहुत करीब एक दूसरे के आ जाते हैं। इनको हम कह सकते हैं वही कि ये फूलों जैसी चीज़ें हैं एक ही वृक्ष की। लेकिन अगर ये सब आइडियोलॉजी ही रह गए, ये विचारधारा के ही तल पर रह गए, तो बात बननी नहीं है, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। फिर तो ये भी हो सकता है कि जो एंटी नेटालिस्ट है वो वीगन ना हो, जो वीगन है वो धार्मिक कट्टरपंथी हो, वो कह रहा हो फलाने देश पे हमला करके उसकी न्यूकिंग कर दो, उसको ख़त्म कर दो। ये साहब वीगन है और ये चाहते हैं कि कहीं पे आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो। अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से इंसानों का जो होगा वो छोड़ो, जहीं पे तुम न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओगे वहाँ पेड़ पौधों पक्षियों का क्या होगा? लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे वीगन मिल जाएंगे जो युद्धोन्मादी राष्ट्रवादी हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म है उनमें। वो वीगन हो भी गए तो क्या हो जाएगा? तो जड़ पे जाना पड़ेगा। वो जड़ ठीक है तो सही तरीके का उसमें से वीगनिज्म भी निकलेगा, एनवायरमेंटलिज्म भी निकलेगा। जितनी बातें आपने कही सब अपने आप उसमें से फिर प्रकट हो जाएंगी। एक सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कुछ लोग जो ये एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो ये क्लाइमेट के लिए लड़ना चाहते हैं, ऐसे क्यों होता है कि ये वीगनिज्म या ये जो पशु खेती हो रही है जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे नुकसान हो रहा है उसकी ओर नज़र क्यों नहीं डालना चाहते? ये यानी इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है उनके लिए कि वो सिर्फ सुपरफिशियली करना चाहते हैं और उस सुपरफिशियल में उनको बड़ा अच्छा लगता है, स्वयं का कुछ त्याग करना नहीं पड़ा? मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तल पर आपको उत्तर दूँ, क्योंकि मैं जहाँ से देखता हूँ तो मैं तो हर चीज़ की जड़ देखता हूँ। मैं तो कहूँगा अज्ञान हर चीज़ का कारण है, माया है, मूर्खता है, और क्या बोलूँ इसमें मैं। आप कह रहे हो आप पर्यावरण प्रेमी हो, पर्यावरण आपको देखना है, हवा में अभी एसपीएम कितना है और गैसें कितनी हैं और ये सब देखना है आपको। आप नॉइज़ पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन तक की बात करने को तैयार हो, आप फॉरेस्ट कवर की बात करने को तैयार हो, आप ये सारी बातें कर रहे हो। लेकिन आप ये नहीं बात करना चाहते कि इन सबके केंद्र में जो इस प्रजाति की बाकी सब प्रजातियों के प्रति हिंसा बैठी है वो चीज़ है, उसका आप नाम नहीं लेना चाहते। अब नाम न लेने के पीछे बहुत एक छोटा सा कारण भी हो सकता है, आपको शायद इसमें हंसी आ जाए। ये तक हो सकता है मैं वैसा एक्टिविस्ट हूँ और मेरे पिताजी या मेरी प्रेमिका जी वो खुद घोर मांसाहारी हैं, और मैं अगर बाहर निकल करके कैंपेन करूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मेरे घर में भूचाल आ जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात भी हो सकती है। और ये जो बात है छोटी सी ऊपर से है, नीचे से छोटी क्यों नहीं है? क्योंकि घर में गलत संबंधों के पीछे जो कारण है वही कारण बाहर विकृत विचारधाराओं के पीछे है। गलत संबंध आप तब बनाते हैं जब आपका मन साफ नहीं होता, चेतना में स्पष्टता नहीं होती तो आप गलत संबंधों में पड़ जाते हो। इसी तरीके से जब चेतना में सफाई नहीं होती, बोध, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आप किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी को पकड़ लेते हो जो फैशनेबल होती है या जो आपको थोड़ा सा प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, पकड़ लेते हो। दोनों में ही कौन सी चीज़ का अभाव है? अध्यात्म की गहराई का, साफ दृष्टि का। जब साफ दृष्टि नहीं होती तो आदमी इसी तरीके से बटा बटा जीवन जीता है कि एक और तो वो एक एनवायरमेंटल वॉरियर हो सकता है और दूसरी ओर वो एक कुछ भी हो सकता है, वो एक रिलीजियस फैनेटिक हो सकता है, वो मतलब कितने तरीके के तो दुनिया में दुर्गुण संभव है, कुछ भी हो सकते हैं। एक्चुअली जो आपने बताया सही है कि अगर अध्यात्म करें आप, अगर आप रिसर्च करें, सोचें गहरा, तो सब कुछ साफ ही हो जाता है। और ये चीज़ इतनी सरल, इतनी सीधी है कि मानने का मन नहीं करता। इसी चीज़ को अगर हम किसी तरीके से थोड़ा जटिल कर सकें, घुमावदार, टेढ़ा टपरा बना सकें, तो ये बुद्धिजीवियों को आकर्षित करेगी, क्योंकि उनको जटिलता चाहिए होती है।
अगर हम इसके मॉडल बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, ऐसा वैसा, उसके अराउंड एक फ़िलॉसफी, एक थ्योरी निर्मित करें, ये सब करें, तो ये आकर्षित लगेगी। पर जैसे ही आप बोल दो कि दुनिया की सारी समस्याओं की वजह है तुम्हारा कलुषित मन, तुम्हारा कंडीशनड माइंड, और जब तक उसको ठीक नहीं करोगे तो कैंपेन चला करके, आइडियोलॉजी वगैरह दिखा करके कुछ होने का नहीं। तो ये चीज़ इतनी सच्ची और इतनी सीधी है कि लगता है कि इसमें तो कुछ बात ही नहीं, कुछ मसाला, कुछ जायका तो आया ही नहीं, एकदम सीधी बात बोल दी बिल्कुल। सच के साथ समस्या ही यही है ना, वो एकदम सरल, साफ, सीधा और नंगा होता है। उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बेच सके, उसमें ग्लैमरस जैसा कुछ नहीं है। एक सवाल पूछूंगा, हमारे जो दर्शक होते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल पे जो रहते हैं, उनकी ओर से बहुत सारों का ऐसा सवाल आता है कि हमारे घर वाले हमारी नहीं सुनते। बाहर हम कर लेते हैं काम, लोग सुन लेते हैं, लेकिन हमारे अपने घर वाले हमारी बात नहीं सुनते। शायद हमें वो कहावत घर की मुर्गी दान बराबर समझ लेते हैं। और तो हम क्या करें घर वालों के लिए? और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये जो वीगन हैं, इनको घर से ही इतने शायद ताने मिल जाते हैं या बातें सुन जाते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो समस्या क्या है? आप दूसरों के घर वालों को समझाओ, दूसरे आपके घर वालों को समझा देंगे। भाई आप अपने ही घर वालों को समझाते रहोगे तो दूसरों के घर वालों को कौन समझाएगा? और दूसरों के घर वाले क्या अपने ही घर वालों को समझाते रहेंगे? आपके घर वालों की परवाह करने के लिए बहुत लोग हैं। आप क्यों इतना परेशान हो कि मेरे घर वालों क्या होगा, मेरे घर वालों क्या होगा? अपने घर वालों को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, आप बाहर काम करो, बाहर वाले आपके घर में काम कर देंगे। सो आचार्य जी, आपको वीगनवाद या ये अहिंसा का जो प्रिंसिपल है, इसका फ्यूचर क्या नज़र आता है इंडिया में 2025 में, 2030 में? क्योंकि रिसर्च बताता है कि आज शायद भारत में 50 लाख लोग वीगन हैं, जो कि बहुत छोटा नंबर है। दुनिया भर में शायद 1.5 करोड़ लोग वीगन हैं। देखिए, फ्यूचर तो इंसान का होता है ना। हम फ्यूचर कहते हैं तो सवाल ये है ना, किसका फ्यूचर? हमारा फ्यूचर। हम कहें दुनिया का भी फ्यूचर तो हमारी दुनिया, दुनिया जिसे हम देख पा रहे हैं। अध्यात्म नहीं है, अगर समझदारी नहीं है, अहिंसा नहीं है, तो इंसान ही नहीं है। जब इंसान ही नहीं है तो किसका फ्यूचर? फ्यूचर होने के लिए पहले इंसान का होना तो ज़रूरी है ना। इंसान ही नहीं होगा तो फ्यूचर किसका होगा? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य खराब होगा, मैं कह रहा हूँ भविष्य नहीं होगा। अगर इंसान इंसान ही नहीं रहा, इंसान इंसान नहीं रहा, नहीं, अगर इंसान ही नहीं रहा, इंसान कैसे रह लेगा? आप तो इस क्षेत्र में हैं, आप तो जानते हैं। आपको लग रहा है कि 30-40 साल बाद इंसान बचेगा हम जिस राह जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किसका भविष्य? हम शायद या तो आखिरी पीढ़ी हैं या अधिक से अधिक हमसे बाद की एक पीढ़ी और होगी जो आराम से किसी खुली जगह में बैठ करके सांस ले पाएगी, धूप ले पाएगी। ये बात तो हम जानते हैं ना भली भांति। ये जैसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि इंसानों में सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये एक अपना एक स्क्रिप्ट है जो हमेशा रन होता है। बिल्कुल होती है, ये वही है। बिल्कुल है। वो स्क्रिप्ट नहीं है, वो वही मूलभूत ढांचा है मैंने जिसकी बात करी थी। ये इसमें न पोषण है न जीवन है। पोषण और जीवन उसमें है जो इसमें डाला जाता है। इसीलिए ज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्व है। कोई इसको खा करके नहीं जी सकता। ये हम हैं, हम ऐसे पैदा होते हैं, ये हमारा ढांचा है, ये हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर है, अंदरूनी ढांचा, मूल ढांचा है ये हमारा। इसके भरोसे कौन जिएगा? आप किसी के सामने रख दीजिए, वो मर जाएगा भूख से। इसमें जो डाला जाता है ना, जीवन उसमें होता है। और अगर हम ये नहीं डाल पा रहे अपने मन में तो कौन सा जीवन? मौत ही मौत है। कैसा भविष्य?
एक तरह से मौत जन्म लेती है, मौत जन्म लेती है, जीवन उसमें डालना पड़ता है। ये जन्म लेता है ना, ये तो मौत है, ये तो चलती फिरती मौत है, इसमें थोड़ी जान है। जीवन इसमें डालना पड़ता है, मौत जन्म लेती है। तो ये मेरा सवाल नहीं था, पर आपने जो बोला तो अभी आ रहा है। जैसे दूसरे सारे जानवरों में इंस्टिंक्ट होते हैं, इंसान के पास भी इंस्टिंक्ट होता होगा, तो इंसान भी उन इंस्टिंक्ट से बंध गया होगा। तो आप कहते हैं कि ज्ञान और अध्ययन से ही उनको कंट्रोल करें? हम अकेले हैं जिनके पास ये संभावना है कि इसमें कुछ भरा जा सकता है। जानवर ही बिल्कुल ऐसे हैं, पर जानवरों का ये जो है वो ऐसा है, मतलब बंद है। उनको आप ज्ञान नहीं दे सकते, उनका ढांचा ही ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान ग्रहण कर पाएँ। आदमी अकेला है जिसके पास ये संभावना है कि उसमें ज्ञान डाला जा सकता है, उसे इंसान बनाया जा सकता है। जानवरों को आप इंसान नहीं बना सकते, जानवरों के पास ये रिसेप्टिविटी, ये ग्रहणशीलता है ही नहीं। बराबर की बात यह है कि चूंकि इंसान में ये खुला हुआ है मामला, तो अंदर जीवन भी डाला जा सकता है और गहरी से गहरी मौत भी डाली जा सकती है। इसमें पानी भी डाला जा सकता है, इसमें फलों का रस भी डाला जा सकता है, और इसमें जहर भी डाला जा सकता है। जानवर में आप जहर भी नहीं डाल सकते, जानवर में इसमें आप भीतर रस नहीं डाल सकते, तो उसमें फिर आप जहर भी नहीं डाल सकते। इंसान में जहर भी डाल सकते हो। खेद की बात यह है कि हमारा जैसा समाज है, जैसे परिवार, जैसी शिक्षा है और जिस चेतना के स्तर के लोग हैं, हम अपने बच्चों में और हम सब एक दूसरे में जहर ही जहर डाल रहे हैं। तो ये सब जो हमको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, ये बड़े दुख की बात है कि हम सब ज़्यादातर बस जहर के पुतले हैं। उस जहर का प्रमाण बता देता हूँ ना आपको। जहर क्या चीज़ होती है? जहर की परिभाषा क्या है? जो आपको ख़त्म करे, जो आपको ख़त्म कर दे, जो अपने संपर्क में आने वाले जीवन को ख़त्म करता चले, उसको क्या बोलते हैं? जहर ही हुआ। जहर की बिल्कुल ठीक परिभाषा है। जो अपने संपर्क में आने वाले जीवन को ख़त्म करता चले, उसको बोलते हैं जहर। और मैंने कहा हम सब इंसान नहीं हैं, हम जहर के चलते फिरते पुतले हैं। हमारे संपर्क में जो भी जीवन आता है हम उसका क्या करते हैं? नष्ट ही करते हैं। आपने लोगों को देखा है, लोग चलते रहते हैं, ऐसे चल रहे होंगे, बगल में उनके पेड़ पौधे लगे होंगे, उसकी पत्तियां नोचते हुए चलते हैं। देखा है? छोटा बच्चा होगा, उसको घर में ही ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि फूल तोड़ दो, पत्ती तोड़ दो, कीड़ा कुचल दो, छिपकली मार दो। जो अपने संपर्क में आने वाले जीवन को लगातार नष्ट करता चले, हानि पहुंचाता चले, उसको जहर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपका आपके माहौल पर क्या असर पड़ता है, उसी से तो निर्धारित होगा ना कि आप अमृत हैं या आपको विष बोलें। आप अगर जीवन दाता हैं तो अमृत हैं आप अगर जीवन हरता हैं तो जहर हैं आप। और जीवन किसी का बर्बाद करने का अर्थ ये नहीं होता कि उसकी जान ले ली। जानवरों को तो हम ऐसे ख़त्म करते हैं कि उनकी जान ले लेते हैं। इंसानों को हम ऐसे ख़त्म करते हैं कि उनमें अपना जहर स्थानांतरित कर देते हैं। मेरे पास जो जहर है वही मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा, लो तुझे भी ख़त्म कर दिया। अगर हमारे पास ये सुविधा होती कि आदमियों की भी हत्या कर दें तो हमने कर भी दी होती। हम लोग ऐसे ही हैं, पर अब नियम कानून बन गया है, हम कहते हैं हम सभ्य लोग हैं तो सीधे सीधे किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, तो फिर हम उसकी परोक्ष हत्या करते हैं, उसका हम इनडायरेक्ट स्लॉटर करते हैं। कैसे? उसका दिमाग खराब करके। किसी का दिमाग खराब करो, तुमने उसको मार दिया। जानवर को मारने के लिए आपको क्या चाहिए? चाकू, हथियार। और इंसान को खत्म करने के लिए आपको बस एक जबान चाहिए। और कई बार जबान भी नहीं चाहिए, आपकी मौजूदगी इतनी घातक होती है कि सामने वाला आपकी मौजूदगी में ही तड़प कर मर जाता है मानसिक रूप से। हमारे सारे बिहेवियर्स, बॉडी लैंग्वेज, बातें सारे वॉयलेंट हैं, वॉयलेंट कम्युनिकेशन। हमारा पूरा जो निर्माण है वो कैसा है? आप अपने घरों को देखिए, दीवारों को देखिए, अपने स्कूलों को देखिए। वायलेंस हमेशा शब्दों या उसी समय हो रहे तात्कालिक कर्मों में थोड़ी ही होता है। हम कोई ऐसी मूवी बना दें जो किसी का दिमाग भ्रष्ट कर रही है,
वो जहर है या नहीं है? हम ऐसा साहित्य लिख रहे हैं जो लोगों को भ्रष्ट कर रहा है, वो जहर है या नहीं है? हम ऐसे कपड़े ही पहन रहे हैं जानबूझ करके जो दूसरे की चेतना खराब करेंगे, ये जहर है या नहीं है? तो हम जहर के पिंड हैं। हम वीगन समुदाय में बात करते हैं कि हम जानवरों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि जहर जिस पर गिरेगा उसी को मौत देगा। बात जानवर की या इंसान की नहीं है। जो इंसान जानवर के लिए जहर है, वो इंसान अपने बच्चे के लिए भी जहर होगा। तो जो मूलभूत समस्या है, हम उसको संबोधित ही नहीं करते कभी कि हम हैं कौन। अगर मैं जहर हूं तो मैं जानवरों को मार रहा हूं, मैं जहर हूं तो मैं सबको मार रहा हूं, और मैं अगर जहर हूं तो सबसे पहले किसको मार रहा हूं? अपने आप को। उसकी हम बात नहीं करते। हम कहते हैं जी वीगन बन जाओ, वीगन बन जाओ। कोई कहता है नहीं पर्यावरणविद बन जाओ, कोई और कुछ बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है। कोई ये प्रश्न नहीं पूछना चाहता मैं हूं कौन, मैं जहर हूं। ये बात ही बड़ी गंधाती सी लगती है ना, लाज आती है मानते हुए। और मेरे ख्याल से ये बात इतिहास, हिस्ट्री अगर हम देख लें तो टोटली एविडेंट कोई है। पहली बार थोड़ी हो रहा है कि हम जानवरों के प्रति हिंसक हैं। बात बस इतनी है कि आज हमारे पास हिंसा के बड़े ज़बरदस्त औजार हैं। आदमी हिंसक तो हमेशा रहा है पहले, लेकिन मास टर्मिनेशन के उसको इतने उपकरण उपलब्ध नहीं थे पहले। उसके बाद ही सुविधा नहीं थी ना कि एक झटके में मशीन लगा करके 1000 पेड़ साफ। पहले वो धीरे धीरे कुल्हाड़ी से मार रहा है। तो था तो वो तब भी इतना ही हिंसक, पर इतनी हिंसा वो कर नहीं पाता था। मजबूरी थी कि अरे चाह तो रहा हूँ मैं सब कुछ मार दूँ, पर मार नहीं पा रहा हूँ। आज आपको टेक्नोलॉजी ने और इंडस्ट्री ने और जो एनर्जी है, जो मैकेनाइज्ड एनर्जी है, उसने आपको इतनी ताकत दे दी है कि आप कहर बरपा सकते हैं। तो आप कहर ढा रहे हैं। मैं गया था, आपने बात करी, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर है, अरे नहीं, हमारे देवेश जी कहाँ के हैं? भरतपुर। भरतपुर पक्षी उद्यान जो है, बर्ड सेंचुरी है ना, तो वहाँ बहुत बड़ी एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, और उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है करीब 20, 40, 50 उदाहरण दे करके कि किन किन लोगों ने यहाँ पे आके कितने कितने हजार पक्षी मारे। और बड़े गौरव से उन दीवारों पे ये अंकित है कि फलाना अंग्रेज वाइसरॉय यहाँ आया था और उसने, और उनको वो पक्षी नहीं बोलते, उन्हें तो बैग्स, बैग्स जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बैग्स, उसने यहाँ पे 6500 बैग्स मारे। फलाने राजा आए थे, कोई छोटा मोटा राजा कोई इधर उधर का, उसने यहाँ पे आके 1500 बैग्स मारे। तो हम हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, बल्कि अब तो हो सकता है हम कुछ कम हिंसक हो गए हो। पर बर्ड सेंचुरी में उन्होंने वो दीवार क्यों लगाया? बर्ड सेंचुरी में दीवार है और बड़ा बड़ा है, उसका आप गूगल करेंगे शायद मिल भी जाए आपको। ये चीज बर्ड सेंचुरी में अंकित है। भाई इतिहास की बात है, वो उसको रखना चाहते हैं। सो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सनातनी है, जो सनातन दर्शनों को मानता है, क्या ये उसका धर्म बनता है, क्या ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो आज की हकीकत देखे और जो आज लागू हो उसको फॉलो करे? देखिए, फ़र्ज़ बनता है, ये बात ही सनातनी नहीं है। सनातन जिसको आप दर्शन कहेंगे, मुख्यतः वेदांत, वो कोई कर्तव्य वगैरह निर्धारित नहीं करता। वो आपसे कहता है कि तुम जान लो तुम कौन हो, तो तुम समझ जाओगे तुम्हें करना क्या है। मैं बेहोश हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरा हलक सूख रहा है। वो कहता है थोड़ा जगो, और जगते ही तुम्हें पता चल जाएगा तुम प्यासे हो। मुझे पता ही नहीं मैं प्यासा हूँ। मैंने क्या पी है? शराब। शराब पीने से क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन, गला खराब, गला सूख गया है। लेकिन शराब पीने से यह भी हुआ है कि मैं बेहोश हो गया हूं। अब मेरा गला सूखा है किसकी वजह से? शराब। और मैं बेहोश भी हूं किसकी वजह से? शराब। तो मैं
बहुत प्यासा हूं, मुझे पता ही नहीं क्योंकि मैं नशे में हूं। शराब ने 2 काम करे हैं, मुझे उसने यहां से प्यासा करा है और यहां से बेहोश करा है। वेदांत कहता है तुम जगो तो सही, तुम जगो, तुम जान जाओगे तुम कौन हो। तुम कौन हो में उत्तर ये नहीं आता मैं आत्मा हूं, तुम कौन हो में उत्तर आता है मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं तो मैं समझ गया ना मेरा कर्तव्य क्या है। क्या है मेरा कर्तव्य? पानी ढूंढो। तो वेदांत इस चीज में नहीं चलता कि डूज डोंट्स कमांडमेंट्स, कुछ नहीं, सेल्फ अवेयर। सीधी सी बात है। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा मेरी हालत क्या है? मेरे अलावा किसको पता हो सकता है मेरी हालत क्या है? जान तो लो तुम्हारी हालत क्या है, ईमानदारी से स्वीकारो तो तुम्हारी हालत क्या है। उसके बाद हम देखते हैं तुम कैसे किसी जानवर को मार पाते हो। एक्चुअली सारे सवालों के आप जो मूल बता देते हो वो आ जाके वहीं आ जाता है कि सेल्फ अफेयर अध्ययन करें, और उसी में सब कुछ है। अध्ययन भी देखिए, काफ़ी लोग होते हैं जो कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं। अध्ययन भी काम नहीं आता अगर कोई मुंह पे ये बोलने वाला नहीं है कि तुम बेईमान हो। बेईमानी हमारी इतनी बड़ी चीज़ होती है, सुरसा समान उसका मुंह होता है, वो सारे ग्रंथों को भी लील लेती है। बहुत लोग हैं जिन्होंने ग्रंथ पढ़ रखे हैं और ग्रंथ पढ़ने के बाद भी वो महाबेईमान है। तो अपने आसपास, अपने अपने निकटता में कोई ऐसा चाहिए होता है जो एकदम ऐसे बोले तुम बेईमान हो। अब लेकिन फिर उसके लिए कई स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए, कई संयोग बनने चाहिए। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि वो आपको मुंह पे बोल भी दे कि तुम बेईमान हो और आप उसे भगा भी ना दें। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि आप उसको ये अधिकार दे दें कि ज़रूरत पड़े तुम्हें चाटा ही मार देना, तब जा करके बात बनती है। नहीं तो देखिए, ग्रंथ तो मुझे कई बार लगता है बड़े बेसहारा से होते हैं। आप उनको उठाते हो, पढ़ते हो, यहाँ रख दिया, वहाँ फेंक दिया, जो आपको मन करा वो बात पढ़ी, जो बात नहीं मन करी उसको अस्वीकृत कर दिया। ग्रंथ बेचारे क्या करेंगे? लेकिन शायद ग्रंथों के अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है, तो मैं भी ग्रंथों की वकालत करता हूँ, सबसे कहता हूँ ग्रंथ पढ़ो। अभी हम सबके घरों में उपनिषद भेज रहे हैं, घर घर उपनिषद उस अभियान का नाम है। तो लेकिन हमारी बेईमानी ग्रंथों पे भारी पड़ जाती है, अफसोस की बात है। और फिर हम दोष ग्रंथ को दे देते हैं कि दम नहीं था, पढ़ रखा है, दम नहीं था। इतना भी नहीं, कह देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बात ग्रंथ से ही निकल रही है। अपनी बेईमानी को हम ग्रंथ का समर्थन भी दिलवा देते हैं। हम कहते हैं ग्रंथ में ही तो ये बात लिखी है कि ऐसी बेईमानी करो। वेरी राइट। हम इतने होशियार हो गए हैं। आदमी की होशियारी। सो आप बता रहे हैं कि हमें अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा, और हो सके तो ऐसा माहौल बनाए अपने आसपास जहां लोग हमें झूठ ना बोलें, जो हमें सुनना अच्छा लगता है, पर सच बोलें। मिरर। खास तौर पे शिक्षकों और अभिभावकों को मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो बच्चा, उसमें बहुत प्रतिभा ना हो, बहुत मेहनती ना हो, किसी भी तरीके से वो विलक्षण ना हो, तो भी उसमें एक बात ज़रूर डाल देना, असली रहो, खरे रहो, बी रियल। मुखौटा पहनना, आडंबर करना, ये वो कुछ नहीं है। ठसक लाइफ। पर सारे लोग इतने बहादुर या इतने बहादुरी नहीं चाहिए, सहजता चाहिए। डर जाते हैं ना कि लोग अपनाएंगे कि नहीं। अब मैं लोगों चाहता हूं कि लोग अपनाएं, तो मैं यही तो वैसे करने लग यही जाता तो फिर इसीलिए तो अभिभावक ऐसे चाहिए ना, जो ये धमकी न दें कि हम तुमको छोड़ ही देंगे। ये धमकी नहीं होनी चाहिए कि तुमको छोड़ ही देंगे और कुछ हो जाएगा। ये हमारी ओर से एक आश्वस्ति, गारंटी है। क्या? देखो, रिश्ता नहीं तोड़ेंगे।
रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। बाकी तुम अगर बेईमानी का काम करोगे तो सज़ा भी दे सकते हैं, मुंह पे बोल भी देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन तुमको इतना भरोसा निश्चित दिला रहे हैं कि साथ नहीं छोड़ने वाले। ये मेरे ख्याल से एक स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए कि एक दूसरे से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। ये डरना वरना नहीं है कि अरे कहीं हर्ट ना हो जाए, बुरा ना माने, चोट ना लग जाए, ये सब कुछ नहीं। साथ ही साथ बात ये भी है कि हमें पता है इंसान कैसा होता है। तुम कोई दुर्गुण, कोई दोष दिखा दोगे, कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन साथ ही साथ हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तुम गड़बड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कितनी भी गड़बड़ कर लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिल्ली पड़ी थी एक, यहाँ पे अभी गए थे, एक जगह बैठे हुए थे जेम्स, तो वहाँ पे अपना सब चल रहा था, खाना पीना, हुक्का पानी, तो वो बिल्ली आ गई। और बिल्ली थी अपना बैठी है अपना, तो उसको मैं सहला रहा हूँ, कुछ खिलाया, तो उसको उठा लिया। तो अपना जब तक सहला रहे थे उसना मस्त मगर नीचे बैठी हुई थी और अपना इसके साथ फ़ोटो शूट हो रहा है, बिल्ली को ही मज़े आ रहे हैं, एकदम मस्त हो गया, ऐसे बैठ गई पाँव फैला करके। फिर मैंने उसको उठा लिया, जब मैंने उठा लिया, पाँच लाया तो पटाख से चांटा मारा मेरे। चांटा मारा, भाग गई। बिल्लियों की अपनी पर्सनालिटी होती है। अच्छा है ना ऐसा रिश्ता, क्या बुराई है। वो सही थी, जैसी थी वैसी थी। बच्चों से भी क्यों नहीं हो सकता? क्या ज़रूरत है कि बच्चे आपसे आडंबर करें, आप बच्चों से आडंबर करें? क्यों नहीं बातचीत हो सकती? क्यों नहीं खुली चर्चाएं हो सकती? ओपननेस बड़ा सुंदर शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? सब कुछ जैसा है वैसा, सीमाओं के बाहर जाना। क्लोज्ड माने जहाँ सीमा है, सीमाओं के भीतर आप किसी से बात करोगे, क्या मज़ा आना है। ओपननेस का मतलब होता है कि हम सब में एक बहुत बड़ी संभावना होती है, हम सब के भीतर एक आसमान जैसा है, उसको कहते हैं ओपन। आत्मा वही ओपन है, वही खुली है, वही मुक्त है। क्यों नहीं आत्मिक रिश्ते हो सकते? क्यों इतना हम डरते हैं? वो सब होने लग जाए ना तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि वीगन हो या नहीं, प्रदूषण कर रहे हो या नहीं, ये सब बातें बहुत छोटी हो जाएंगी। एक्चुअली सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जैसे आपने बताया ना कि बेस ये है, ये पकड़ लो, सब अपने आप से शॉर्ट होके गिर जाता है। दैट इज़ द ट्रूथ। वैसे ही होता है। ये सब बाकी की सिर्फ छोटी छोटी बातें उसके आसपास। इसीलिए मैं वीगन हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीगन नहीं हूँ। आप बात समझ रहे हैं ना? मैं किसी वजह से वीगन हूँ। वीगनिज्म से आगे की कोई चीज़ है, वीगनिज्म से ज़्यादा मूलभूत कोई चीज़ है, उसके कारण मैं वीगन हूँ। कोई वीगन होना मेरा लक्ष्य नहीं है, वीगनिज्म मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। चूँकि एक सच्ची ज़िंदगी जीनी है, चूँकि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं इसलिए इस वीगनवाद का समर्थक हूँ। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, 100%। वीगनवाद के जो सिद्धांत है वो आपके सही जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा हिस्सा है, और वो उसमें से नैसर्गिक ऑर्गेनिक रूप से निकल रहे हैं। जिस सच्चाई को मैं अपनी ज़िंदगी का आधार बनाना चाहता हूँ और सबकी ज़िंदगी का आधार बनाना चाहता हूँ, वीगनिज्म उसका एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सो एक थोड़ा सा एक सवाल, ये जो आपने कहा परफेक्ट, एकदम बिल्कुल सही, पर ये दूसरे जो ज्ञानी हैं, जो दूसरे जो गुरु हैं, जो दूसरी जितनी भी प्रतिभाशाली लोग हैं, ये क्यों नहीं पकड़ रहे इस बात को कि आज की सच्चाई में दूध जो है वो तकलीफ देता है? वो क्यों नहीं पकड़ रहे? ज्ञानी होंगे नहीं वो, और क्या।
अब ये तो आप कह नहीं सकते कि देखिए मैं पानी पी रहा हूँ फिर मेरी प्यास क्यों नहीं बुझ रही, पानी होगा नहीं। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं ऊपर को देख रहा हूँ पर आकाश नहीं दिख रहा। अगर दो बातें ऐसी आप बोल रहे हैं जो परस्पर विरोधाभासी हैं तो दोनों में से एक बात तो झूठ होगी ना। आप दो बातें ऐसी बोलें जो परस्पर विरोधाभासी हैं तो दोनों में से एक बात झूठ होगी। एक और तो आप कह रहे हो ज्ञानी है और दूसरी आप कह रहे हैं कि वो हिंसा का विरोध भी नहीं कर रहे। तो इन दोनों में से एक बात तो झूठ होगी, नहीं होंगे ज्ञानी। कौन सा ज्ञान है जो आज के युग में हिंसा के विरुद्ध सीधे सीधे खड़ा नहीं हो रहा? ये ज्ञान होगा ही नहीं ना। ये कुछ छल है, कपट, आडंबर है, मुखौटा है, धूर्तता, सामाजिक शोषेबाजी। कुछ ऐसा बोल दो जो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य भी हो और ज्ञानी होने का ठप्पा भी लग जाए। कुछ धर्मों में ऐसे बताया गया है कि जो जो दूसरे जीव हैं वो इंसानों के लिए ही बनाया गया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप ही के लिए है। तो बहुत सारे लोग इसको एकदम फर्म फिलॉसफी पकड़ के चलते हैं। हमारे तो धर्मों में कहा गया है कि ये सारे हमारे लिए है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा गया है। सारे जीव इंसान के लिए ही हैं, बिल्कुल ठीक कहा गया है। मैं भी मानता हूँ ये घास मेरे लिए है, मैं भी मानता हूँ ये केले का पेड़ मेरे लिए है, ये बरगद का पेड़ मेरे लिए है, मैं मानता हूँ ये पूरा विश्व, पूरी कायनात मेरे लिए है। पर किस तरह मेरे लिए है? मैं उसको खा जाऊं इसलिए मेरे लिए है? आप मुझे उपनिषदों की एक प्रति ला कर दें और कहें कि ये मेरे लिए है तो मैं उसे खा जाऊं? अगर धर्म ग्रंथ ने आपको ऐसा बता भी दिया कि फलाने जीव या फलानी चीज आपके लिए है, तो लिए है का अर्थ क्या हुआ? मैं आपको फुटबॉल ला के दूंगा, ये आपके लिए, आप उसे खा जाएंगे या फाड़ देंगे? आपके लिए है, किस लिए है? आपकी चेतना के उत्थान के लिए है। वो बिल्ली मुझे कुछ सिखा गई, वो बिल्ली मेरे लिए है। किस लिए मेरे लिए? मैं उससे कुछ सीखूं, उसके साथ रहने से मैं इंसान बन पाता हूं। वो जानवर होगा पर वो मुझे इंसान बना जाता है। वो इस तरह मेरे लिए है, चीर फाड़ के खाने के लिए नहीं है वो। और ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? जैसे आप कुछ भी दें उसे खा जाए। आपने उसे मोबाइल फोन दिया, वो खा गया। आप उसे कुछ भी दे रहे हो, खाने लग जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है फलानी चीज तुम्हारे लिए, उसने कहा इसका मतलब मेरे खाने के लिए है। अरे तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खाने के लिए नहीं है तो सब कुछ अपने लिए। वेदांत भी यही कहता है, तुम ही तो विश्व के केंद्र हो, सब कुछ तुम्हारे लिए। फॉर हुम, किसके लिए? ये तो वेदांत का मूलभूत प्रश्न है और उत्तर हमेशा एक आता है, मेरे लिए। सुख है, दुख है, किसके लिए? मेरे लिए। ये दीवार है, किसके लिए? मेरे लिए। मेरे अतिरिक्त कौन है जो इसको प्रमाणित कर रहा है? मैं ही हूं अपनी चेतना के केंद्र में, समस्त विश्व का आधार मैं हूं। ये तो वेदांत भी बोलता है। पर वो ये थोड़ी बोलता है कि जो कुछ तुम्हारे लिए तुम उसको खा जाओ। ये किसने अर्थ निकाल दिया कि हाथी तुम्हारे लिए माने तुम हाथी को खा जाओ? ये कौन सा विकृत अर्थ है? उल्टा वो मेरे लिए है तो उस वजह से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती है। क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया, सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। आप अपने बेटे को ले जा करके एक मोबाइल फोन दे देंगे, कहेंगे तुम्हारे लिए है, तो दो तरफा जिम्मेदारी आ गई। पहली बात तो वो चीज अपने आप में कुछ मूल्य रखती है, दूसरी बात प्रेम पूर्वक पिता ने दी है तो मुझे उसको और अच्छे से रखना है। अगर कुरान कहती है कि वो ऊपर जो हमारा बाप बैठा है उसने ये सब आपके लिए दिया है, तब तो आप उसके कस्टोडियन और गार्जियन हो गए ना। आपको उसका ख्याल रखना है, या खा जाओगे? खाने के लिए थोड़े ही है। सो आपने ये कहा हुआ है, मैंने सुना है आपकी वीडियोस में, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ,
आपका संदेश जो वीगन एक्टिविस्ट हैं इंडिया में, जो वीगन का प्रचार करना चाहते हैं, उनको आपका एक स्पेसिफिक संदेश कि इंडिया में कैसे करना चाहिए उनको एक्टिविज़म। वो फॉरेन को कॉपी करेंगे तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, और मुझे ही पसंद नहीं आते। हाँ, बहुत सारे लोग बस बाहर वालों की ही सुनते हैं, पर उनके मेरे ख्याल से कल्चर अलग हैं। देखिए, कोई वजह रही है ना, आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया भर में कुल मिलाकर के जितने लोग शाकाहारी नहीं हैं उससे ज़्यादा शाकाहारी आज भी भारत में है। दुनिया भर में, वीगनिज्म हटाइए, अगर शाकाहारियों की भी गिनती करें तो दुनिया भर में कुल जितने शाकाहारी हैं सिर्फ भारत में उससे ज़्यादा शाकाहारी हैं। ऐसा क्यों हुआ है? वजह, यहाँ पे कोई वेजिटेरियन मूवमेंट चला था? नहीं। यहाँ क्या था? हाँ, भारत में लोग शाकाहारी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मान्यताएं हैं, अहिंसा के। बिहार भी है मान्यताएं। मेरे ख्याल से भारतवर्ष में ही ऐसे एक अलग विचार है कि हर 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 चीज़ में ऊपर वाले का प्राण। हाँ, ठीक है, तो वही दर्शन जिसने भारत को इतनी शताब्दियों तक शाकाहारी रखा और पशुओं के प्रति ज़रा प्रेमपूर्ण रखा, वही आगे भी भारत को पशुओं के साथ सही संबंध में रखेगा। अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि भारत वेजिटेरियन क्यों रहा, तो फिर हम ये कभी नहीं कर पाएंगे कि भारत वीगन हो जाए। जिस वजह से भारत शाकाहारी रहा, उसी वजह से भारत शुद्ध शाकाहारी भी बनेगा, और वो वजह है अध्यात्म। वो वजह अध्यात्म है। तो जब तक अध्यात्म में गहराई नहीं आती, तब तक आप ये तो छोड़िए कि लोग वीगन होंगे, वेजिटेरियनिज्म भी सिकुड़ रहा है भारत में बहुत तेज़ी से। और वेजिटेरियनिज्म का सिकुड़ना और धर्म का पतन बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि भारत में शाकाहार था ही धर्म की बदौलत। धर्म ने ही भारत को शाकाहारी रखा था। जैसे जैसे धार्मिक चेतना का पतन हो रहा है, वैसे वैसे शाकाहार भी गिर रहा है। भारत में अब शाकाहारी 30% से भी कम बचे हैं। आज़ादी के समय शाकाहारियों का अनुपात 50% से ज़्यादा हुआ करता था, और ये जो गिरावट आई है ख़ासतौर पर पिछले 20-30 सालों में आई है। ये जो नई पीढ़ी है, इसमें अनुमान है कि शाकाहारियों का प्रतिशत 15 से भी कम है, और जो शाकाहारी हैं भी इस नई पीढ़ी में, उसमें अधिकांशतः धार्मिक और पारंपरिक कारणों से हैं। समझते कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे धार्मिक चेतना गिरेगी, द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वैसे वैसे शाकाहार भी गिरता जाएगा। वीगनिज्म की तो कोई बात ही नहीं है। वीगनिज्म किस गिनती में आता है? वीगनिज्म की कोई बात ही नहीं। आपने खुद कहा कि भारत में वीगनिज्म को कोई विशेष सफलता नहीं मिली है, दुनिया भर में नहीं मिली है, दुनिया भर में नहीं मिली है। उसकी वजह वही है कि आप वीगनिज्म को कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म की तरह ही एक आइडियोलॉजी बना रहे हो, एक विचारधारा बना रहे हो। वो नहीं चलेगा। आपको उसको जीवन दर्शन बनाना होगा, आइडियोलॉजी नहीं, फिलॉसफी। जब तक अहिंसा और सच्चाई और प्रेम आपके जीवन का आधार ही नहीं बनते, तब तक वीगनिज्म के लिए कोई भविष्य नहीं है। मुझे मालूम है हमें सुनने वाले बहुत से लोग कहेंगे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम बता दिया आपने, अब क्या हम रिलीजियस क्रूसेडर्स बन जाएं, अब हम क्या धार्मिक मिशनरी बन जाएं? साहब, बनना पड़ेगा, नहीं तो वीगन वीगन नारा लगाते रहो, कुछ होगा नहीं। बस ये होगा कि फैंसी कैफ़े खुल जाएंगे जिसमें 700 रुपये का पिज़्ज़ा मिलेगा, वीगन पिज़्ज़ा। वीगनिज्म का भारत में अधिकांशतः यही उपयोग हो रहा है कि वीगन होना भी एक कल्ट की बात हो गई है, बहुत महंगा कल्ट। वो चलता रहेगा। आप अपने आप को बहुत फ़ख्र के साथ कह पाओगे मैं वीगन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ टी शर्ट पहन लोगे, कुछ कैंडल लाइट विजिल कर दोगे, और ये सब चलता रहेगा। उससे कुछ होना हवाना है नहीं। ठीक है, तो आपको वास्तव में अगर वीगनिज्म आगे बढ़ाना है तो आपको उसी चेतना को मजबूती देनी होगी जिसने भारत को शाकाहारी रखा। लेकिन बहुत अजीब बात है कि भारत के अधिकांश जो वीगन हैं उन्हें धर्म से नफरत है, और आपको धर्म से नफरत है, आप लोगों को कैसे वीगन बना लोगे? कर ही नहीं पाओगे। कर लो। वीगन होना ही धर्म की बात है। बहुत सही। अगर आप धर्म का अर्थ सच में जानते हो तो आप वीगन अपने आप से बन जाओगे।
क्योंकि वो धर्म है। वो अभी हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो इस बात को, लेकिन जो लोग इस बात को ठीक से नहीं सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे सो कांट आई बी एन एथीस्ट एंड स्टिल बी वीगन, और इस तरह की बातें अभी उठ रही होंगी। उनको मैं यही बोलूँगा, बेटा दोबारा सुन लो वीडियो। सो हमें जो लोग चाहते हैं कि पशुओं पे क्रूरता न हो, शोषण न हो इंडिया में, उनको जो यहाँ की सोच है, जो यहाँ की सभ्यता है, जिसमें धर्म बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ ही चलना होगा, उसके साथ जोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके साथ चलना होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अपने आप को किसी धार्मिक परंपरा के साथ अलाइन करें, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। मैं कह रहा हूँ उस धार्मिकता का आप में प्रस्फुटन होना चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मानना शुरू कर दें कि मैं हिंदुइज्म को और अब ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि इससे वीगनिज्म आगे बढ़ेगा। रिलीजन इज नॉट अ मीन्स टू सम अदर एंड, रिलीजन इज द एंड। तो धार्मिकता यदि है तो वीगनिज्म अपने आप होगा। मैं उसको एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, माध्यम की तरह नहीं। और धार्मिकता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं जिस धार्मिकता की बात कर रहा हूँ वो अध्यात्म है। मैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें जा कर के दूध चढ़ाते हैं और बाल घुटाते हैं और पहाड़ों के चक्कर काटते हैं या कि कुर्बानियाँ देते हैं जानवरों की। मैं उस धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। वीगन वालों का ये भी बड़ा रहता है कि देखो धर्म में तो जानवरों पे अत्याचार होता है। वो धर्म है ही नहीं, वो आपकी अपनी पारंपरिक प्रथाएं हैं। सोशल कस्टम्स को धर्म नहीं बोलते, ठीक है। जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं उसका केंद्र वेदांत है। मुझे बताइए वेदांत कोई और बात करता है क्या मन और मन की शुद्धि के अलावा? वेदांत को मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से कि तुम कौन सी प्रथा परंपरा चला रहे हो, कहीं दूध खिला रहे हो, कहीं खीर चटा रहे हो, कहीं बलि दे रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। वेदांत को इन सब से क्या मतलब? और वेदांत ही वास्तविक सनातन धर्म है। तो मैं जब धार्मिकता कह रहा हूँ तो कोई गलत ना समझ ले। धार्मिकता से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम दंगे और ये सब जो धर्मों के नाम पे होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फलाने दिन व्रत रखना है, फलाना उपवास, फलानी माला पहननी है। मैं उस धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कि वो करवा चौथ में चांद देखना है, मैं वो वाली धार्मिकता की नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझा, आई वांटेड। नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि जैसे ही धर्म बोलो तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है ये उस वाले धर्म की बात हो रही है जिसमें महिलाओं का दमन होता है, जिसमें जाति प्रथा आती है, जिसमें दलितों पे अत्याचार होता है। वेदांत आपको शरीर ही नहीं मानता, वो आपको जात ही नहीं मानता। आपकी जाति कहाँ से आ जाएगी? जात माने जिसने जन्म लिया हो। कहता है आपकी सच्चाई कुछ और है, ये जो जन्म से आपको मिला है ये तो अभी खत्म हो जाना है। तो जाति कहाँ से आ गई? उपनिषद हैं, पूरे के पूरे उपनिषद, जो पूरा उपनिषद सिर्फ इसलिए ताकि वो बता सके कि जाति कितना बड़ा झूठ है। तो मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं ये सामाजिक कुप्रथाओं वाले धर्म की बात नहीं कर रहा।